Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the next step for the energy production during the respiration process. And that step is the oxidative phosphorylation. And it also includes two sub-steps, that is the electron transport chain and the chemiosmosis. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे उनके थ्रू, और फाइनली जाके केमिओस्मोसिस के अंदर एटीपी सिंथेसिस होगा। तो इन चीजों को अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप आएगी दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन transport chain, and second one is the chemiosmosis. जो ये दो स्टेप हैं, these collectively called as the oxidative phosphorylation. ये जो दो स्टेप हैं, आखिर इनकी यूटिलिटी क्या है? आपने ये देखा कि जो रेस्पिरेशन की पहली दो स्टेप्स थी, फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने पढ़ा था, ग्लूकोज से जो स्टार्ट हुई थी आपकी प्रोसेस। रेस्पिरेटरी जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था वो कौन था? आपका ग्लूकोज, जिसके 10 स्टेप्स थी जिसके अंदर, और फाइनली हमें क्या मिला था? ए 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज द पायरुविक एसिड। उसके बाद आपने देखा था लॉस ऑफ CO2 हुआ, और फिर हमें मिल गया था एसिटाइल कोएंजाइम A दैट विल एंटर्ड इनटू द क्रेब्स साइकिल। फिर आपकी क्रेब्स साइकिल चली थी, देखो इस स्टेप से, और यहाँ पे पहला जो इंटरमीडिएट बना था, कंपाउंड जो बना था, दैट इज सिट्रिक एसिड विच इज ए 6 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंडेंस होने के बाद, which is a 6 carbon compound. Oxaloacetate is a 4 carbon compound. Acetyl coenzyme is a 2 carbon compound. जो आपकी ये स्टेप्स थी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ये थी आपकी ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट वन, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A जब एंटर कर गया आपके जिस साइकिल के अंदर, उसे आपने क्या कहा था? दैट इज द क्रेब्स साइकिल। इन सभी स्टेप्स के दौरान हमने आपको इन डिटेल बताया था कि आपकी प्रोडक्शन किस चीज की होती है, NADP, H या NADH कह दें आप, और FADH2, they get produced, FADH2। तो आपके जो NADH, NADPH कह दे या NADH जो प्रोड्यूस हुए, they are equivalent to the 3 ATP। लेकिन why they are equivalent to the 3 ATP? ये ATP प्रोड्यूस कैसे हुए? 1 mole of FADH2 that is equivalent to the 2 ATP। तो ये 2 ATP प्रोड्यूस कैसे हुए? ये जो प्रोड्यूस होती है ATP NADH से और FADH2 से, आपके जो ATP प्रोड्यूस होते हैं, ये कैसे होते हैं? They are produced in the next step that is called as the oxidative phosphorylation, which further include these two steps, that is the electron transport chain and the chemiosmosis। तो इन्हीं को हम इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। आपने ये भी देखा था कि जो क्रेब साइकिल चलती है वो कहाँ पे चलती है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आपकी कहाँ पे चली थी? इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये आपकी साइटोप्लाज्म में चली थी। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस थी, इट टेक्स प्लेस इन द एनएरोबिक पाथवे। ये एनएरोबिक पाथवे के अंदर ये प्रोसेस चली थी। क्रेब साइकिल जो है, इट टेक्स प्लेस इन द एरोबिक पाथवे।
ये एक एरोबिक पाथवे था आपका। ये बेसिक चीजें अभी तक आपने डिस्कस कर ली थी। अब हम सीधे पहुंच जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोसेस है, केमी ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, ये कहां पे चलेगी? दैट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन। इट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, देखो कैसे, ये मैंने आपके सामने देखो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर ऐसे हम ड्रा करते हैं। ये हमने इनर मेम्ब्रेन ली, लेकिन इनर मेम्ब्रेन देखो कुछ इस टाइप से होती है, देखो इस टाइप से, जैसे विलाई सी दिख रही है आपको ऐसे। सो दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। बीच में जो आपको सब्सटेंस दिखता है, दैट इज द मैट्रिक्स। ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, दैट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कौन चली आपकी प्रोसेस? क्रेब्स साइकिल। अब जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, आप ये जानते हैं जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं, दीज आर दी फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड्स मींस, फास्फोलिपिड के जब हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से होगी। देखो इसकी मेम्ब्रेन, देखो सिर्फ अगर इनर मेम्ब्रेन को हम शो करें, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, सिमिलरली पोलर हेड, नॉन पोलर टेल ऑन द इनर साइड। देखो पोलर हेड, देखो ये हम पोलर हेड शो कर रहे हैं, ये पोलर हेड दिखाए हमने। सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की विड्थ है ये, ध्यान रखें। ये जो हमने शो की, दैट इज द विड्थ ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये हमने सिर्फ इनर मेम्ब्रेन शो की है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इस टाइप से क्या दिखाई देगा? इसके अंदर आपको दिखाई देंगे ये पोलर हेड एंड देखो ये नॉन पोलर टेल। देखो मैंने रेड कलर से आपके सामने शो कर दी, दैट इज द नॉन पोलर टेल। और इनके अंदर इंडल्ज रहती हैं बीच में प्रोटीन्स। देखो दीज आर दी प्रोटीन्स, दीज आर दी प्रोटीन्स, दीज आर दी प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड तक आर पार निकल जाती है, दिस कॉल्ड एज द टनल प्रोटीन्स। टनल प्रोटीन्स जो गुफा की तरह काम करती हैं, जैसे सुरंग की तरह। इस यहां से सुरंग शुरू हुई, दूसरे एंड पे निकल गई, पूरी लंबी प्रोटीन्स होती है। देयर आर सम प्रोटीन्स जो सिर्फ अंदर ही होती है, देखो इस टाइप से अंदर, दिस कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो इसके सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, देखो ऐसे, दिस कॉल्ड एज द पेरिफेरल प्रोटीन्स। दिस कॉल्ड एज द पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये हमने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है आपको फास्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर के बाइलेयर कैसी बनी हुई होती है, जिसमें पोलर हेड फॉर्म्स द पेरिफेरी एंड द नॉन पोलर टेल forms the interior of the membrane, and the different type of proteins are present in it. Some proteins passes from one end to the another end, long proteins called as the tunnel proteins. Some other proteins forms the middle part which are present within the membrane, that called the integral proteins, and some proteins are present at the periphery, at the outer part of the membrane, that is called as the peripheral proteins. तो ये बेसिक आइडिया हमने दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली कैसे। तो यहां तक बेटा आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा? नोट डाउन कर लिया बेटा यहां तक सभी ने? हाँ जी बेटा, जल्दी से जवाब दिया करें आप साथ के साथ। अभी तक हमने सिर्फ पीछे का रिपीटिशन ही किया है, अभी तक हमारा मेन पॉइंट हमने शुरू किया भी नहीं है। अब आगे देखो होगा क्या। हम जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हमने उसमें अब क्या शो किया, देखो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन विच आर हेल्पफुल
फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम सिर्फ उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम सिर्फ कौन सी प्रोटीन को डिस्कस करेंगे? विच आर प्रेजेंट इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, विच आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट बनेंगे उसके अंदर जो प्रेजेंट है। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा दैट इज द कॉम्प्लेक्स 1, उसे आप कॉम्प्लेक्स 1 कहेंगे। दैट इज द, देखो हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। देखो इस टाइप से हमने ड्रा कर दिया, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1। इस कॉम्प्लेक्स 1 का एक नाम भी है बेटा, इसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। इट इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे कि हाउ मेनी complexes form the part of the electron transport chain. So there are total 5 complexes which form the part of oxidative phosphorylation. Out of these 5 complexes, the 4 complexes will be the part of electron transport chain, and the last complex, that is the part of the chemiosmosis. ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 1, दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। और जो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, इट कंटेन्स, इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। इट फर्दर कंटेन्स FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, and the different electron center, that is the FeS iron sulfur, देखो FeS, another FeS, and it also contain as the iron center, iron sulfur center, another that is named by N2, उसको N2 से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। अब देखो होगा क्या बेटा, काफी सारे आपके NADH प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी, क्रेब्स साइकिल के दौरान भी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान भी, और FADH2 भी प्रोड्यूस हुए थे आपके 2 मोल्स क्रेब्स साइकिल के दौरान। हम फिलहाल बात करेंगे NADH की जो प्रोड्यूस हुआ था आपका। तो देखो हुआ क्या, जो कॉम्प्लेक्स 1 है यहाँ पर आपका जो 1 मोल ऑफ NADH है, अभी हम सिर्फ 1 मोल ऑफ NADH की बात करेंगे। 1 मोल ऑफ NADH, 1 मोल ऑफ NADH लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो इस टाइप से, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखो लूज किए। NADH इन प्रेजेंस ऑफ द H पॉजिटिव आयन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ के साथ बेटा क्या बन गया, NAD प्लस 2H पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे लूज हुए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय द, बोलो किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। NADH भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, इसने इलेक्ट्रॉन को देखो अब ट्रांसफर कर दिया FMN को। ध्यान दे, FMN ने इलेक्ट्रॉन दिया FES को, FES ने दूसरे FES को, FES ने अब N2 को दिया, दैट इज द आयरन सेंटर, आयरन सल्फर सेंटर, इसको दे दिया। उसके बाद अब क्या होगा, अब बेटा यहाँ पे बैठा होता है क्यूनोन। क्यूइनोन देखो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, देखो क्यूइनोन को हम सर्कल से देखो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये लिख दिया मैंने, इसके मैंने लिख दिया क्यू लिख दिया। नाउ इट विल टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, इन प्रेजेंस ऑफ दीज H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेटा इट गेट कन्वर्टेड इनटू QH2। देखो ये हाइड्रोक्विनोन के अंदर देखो कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया ना ट्रांसफर। देखो जो NADH get oxidized, loses 2 electron, these 2 electrons move through these different iron centers, that is the FMN, FES followed by the N2, and finally being taken by quinone, that is represented by Q, or also called as the ubiquinone। इसे कई बार ubiquinone भी कह देते हैं। That Q, that is the ubiquinone or the quinone, take these 2 electron in presence of the H positive ion to form the hydroquinone, that is QH2। तो मींस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया, किसके थ्रू एक्सेप्ट किया गया, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 था ये कहां पे प्रेजेंट है, हमने पहले बता दिया था। ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, इट टेक्स प्लेस, बोलो कहां पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है, जो साइड में हमने डायग्राम भी बना रखे थे। अब हम इनको देखो बेटा यहां से साइड वाली चीजों को क्लियर कर देते हैं।
ताकि हम आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एक्सप्लेन कर पाए, शो कर पाए। नीचे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम अभी ऐसा छोड़ देते हैं ताकि वहां पे दिखता रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो QH2 जो आपका बना यहाँ पे, अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर बेटा कैसे करेगा, किसको देगा ये अपने इलेक्ट्रॉन, इसके बाद बताओ किसको देगा। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन अपने आगे फर्दर अब देगा, ये नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स 3। 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है, कॉम्प्लेक्स 3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम BC1। इसे साइटोक्रोम BC1 कह देते हैं। देखो आगे हम डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो इसी टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो देखो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा इसी टाइप से। इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। देखो यहाँ पे देखो ये 1 यूनिट दिखा दी, देखो ये डिफरेंट सेकंड यूनिट दिखा दी। दैट इज जैसे मैंने अभी बताया साइटोक्रोम B है, ये साइटोक्रोम B मैंने शो कर दिया। इसके ऊपर हम शो कर देंगे दूसरी यूनिट, अनदर यूनिट्स। देखो ये यहाँ पे दैट इज साइटोक्रोम C1। देखो ये साइटोक्रोम C1। अब जो ये QH2 जो यहाँ पे बना था, इसने बेटा क्या किया, ये अब ये ऐसा करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए थे, एक्सेप्ट करने के बाद ही तो ये QH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब ये दोबारा से बेटा क्या करेगा, इट गेट ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन को देखो अब यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है एंड दीज इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्सेप्टेड बाय द साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम B से ये किस में जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास चले जाएंगे। और साइटोक्रोम C जो ओवरऑल ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स था बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का पूरे का नाम क्या था, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3। बेटा ये कॉम्प्लेक्स 3 है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। और इस कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बोलो क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीरिडक्टेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीरिडक्टेज, दैट इज द कंप्लीट नाम, रिडक्टेज। इसे कॉम्प्लेक्स 3 कह दें, साइटोक्रोम C ऑक्सीरिडक्टेज कह दें, एक ही बात है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा आप यहाँ पे कि आपका जो ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, देखो ये साइटोक्रोम B भी है, इसमें साइटोक्रोम C1 भी है, तो ये जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है इसी को कॉम्प्लेक्स 3 कहते हैं, इसी को साइटोक्रोम C ऑक्सीरिडक्टेज कहते हैं। इसी के सरफेस के ऊपर, मैं क्या बता रहा हूं, इसी के सरफेस के ऊपर एक मोबाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। देखो ये मैंने शो कर दी, देखो इस सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम C, that is cytochrome C, that is the mobile protein। ये मोबाइल होती है, मूवेबल होती है। इसको हम ऊपर की साइड बल्कि रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा सबसे पहले किसने लिए थे, B ने, B से C1, और C1 से देखो फाइनली दीज इलेक्ट्रॉन बीन टेकन बाय, देखो ये सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे शो कर देते हैं ऊपर की तरफ बेटा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे शो कर दिया, दैट इज साइटोक्रोम C, दैट इज ए मोबाइल प्रोटीन। देखो ये मोबाइल है, मूवेबल है, मोबाइल है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ क्यों, हाइड्रोन के अंदर से साइटोक्रोम B, B से C1, C1 से दीज इलेक्ट्रॉन बीन नाउ टेकन बाय द साइटोक्रोम C, दैट इज द मोबाइल प्रोटीन। और फिर ये क्या करेगा आगे, बीच में यहाँ पे हमारे पास एक अगला कॉम्प्लेक्स है बेटा, देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, and that complex 2 is also called as succinate dehydrogenase। इसे आप कहेंगे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, इसे आप सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कहेंगे। और जो ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, इसके थ्रू ये साइटोक्रोम C जो है दैट पासिस थ्रू इट, देखो इसके बीच में से देखो ये पास हो गई, इसके थ्रू पास हो गई और सीधे पहुंच गई, बोलो कहां पे पहुंच गया ये साइटोक्रोम C, इट डायरेक्टली रीचेस टू द कॉम्प्लेक्स 4। देखो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बेटा 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच गया।
कौन पहुंच गया? साइटोक्रोम सी। और यहाँ पे साइटोक्रोम सी देखो, मैंने साइटोक्रोम सी फिर से लिख दिया, इसके सरफेस के ऊपर देखो ये पहुंच गया है साइटोक्रोम सी। इट इज ए मोबाइल प्रोटीन। ये मूव करते करते कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच गया। अब जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसे आप कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एंड इट कंटेन्स साइटोक्रोम A एंड A3। इसके अंदर देखो जो ये यूनिट प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे देखो ये साइटोक्रोम A है, इसके अंदर देखो ये सेकंड साइटोक्रोम A की यूनिट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट देखो मैंने शो कर दी, दैट इज साइटोक्रोम A3 की यूनिट है। देखो मैंने शो कर दी यहाँ पे साइटोक्रोम A3, एंड ऑल्सो कंटेन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉपर। कॉपराइन भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। That whole is called as complex 4. That whole is called as complex 4. तो जो साइटोक्रोम सी था जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे कॉम्प्लेक्स 3 से, वहां से इलेक्ट्रॉन लेते हुए ये कहां पे पहुंच गया? इट इनिशियली गिव्स द प्रोटॉन्स, इट इनिशियली गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन इसने दिए साइटोक्रोम ए को, फिर साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन इसने दिए, फिर कॉपर को। इस टाइप से मूव होते हुए फाइनली जो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन लेगा? अब फाइनली यहाँ पे प्रेजेंट है इनर साइड में, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स साइड में, दैट इज ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन टेक द इलेक्ट्रॉन थ्रू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म द वाटर। और यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे बेटा वाटर बनता है। प्लस बीच में एक चीज और हम आपको बता दें कि जब ये प्रोसेस चलती है, जो पहली स्टेप थी कॉम्प्लेक्स 1 से, जब क्वीन हाइड्रोन ने जब इलेक्ट्रॉन लिए थे, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ था, इसके दौरान जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी के बेसिस के ऊपर द H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड आउट। 4 H पॉजिटिव आयन, 4 H पॉजिटिव आयन आपके पंपिंग हो जाती है आपके आउटर मेम्ब्रेन की तरफ। देखो 4 H पॉजिटिव आयन देखो यहाँ पे पंप हुए, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है कहां पे पंपिंग हुई थी। उसके बाद 4 H पॉजिटिव आयन कब पंप होते हैं? जो साइटोक्रोम आपका C था, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस होती है तो आपके यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयन दैट गेट पंप, उनकी पंपिंग होती है। देखो इस टाइप से, देखो ये हमने फिर से 4 H पॉजिटिव आयन की देखो पंपिंग शो कर दी। 4 H पॉजिटिव आयन यहाँ पे पंप हुए। उसके बाद साइटोक्रोम 4, जब साइटोक्रोम C विच इज ए मोबाइल प्रोटीन, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेके साइटो कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचता है तो यहाँ पे दोबारा से 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है। देखो 2 H पॉजिटिव आयन दैट गेट पंप्ड। देखो 4, देखो ये इस टाइप से पंपिंग हो गई 2 H पॉजिटिव आयन यहाँ पे। आप ये बताएं टोटल कितने H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई है? कब? जब इनिशियली हमने क्या लिया है, ध्यान दें, हमने सिर्फ 1 मोल ऑफ NaDH को ही एक्सप्लेन किया है अभी तक। ध्यान दें, आपके पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल के दौरान आपके काफी नंबर में NaDH प्रोड्यूस होते हैं। उन डिफरेंट NaDH से ATP की सिंथेसिस हमें करनी है, तो एक NaDH से कितने ATP बनेंगे उसको फिलहाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ NaDH को हमने लिया बिल्कुल पहली स्टेप के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट टेक द H पॉजिटिव आयन and get converted into the NaD plus loses the 2 H positive ion and also loses 2 electron, means it get oxidized। और उन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने लिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने, पहले FMN, फिर FES, फिर आयरन सल्फर सेंटर N2 ने लिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन फाइनली क्यून हाइड्रोन ने ले लिए, उबिक्विनोन ने ले लिए। उबिक्विनोन टेक these 2 इलेक्ट्रॉन in presence of the H positive ion to form the hydroquinone KOH2। देखो जो ये बन गए थे यहाँ पे। उसके बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया फर्दर, लेकिन जब ये क्यूइन हाइड्रोन बना, यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन बना, उसके दौरान जो एनर्जी थी उससे पंपिंग हुई 4 H पॉजिटिव आयन की। उसके बाद क्यूइन हाइड्रोन जो बना उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इन द कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कौन सब यूनिट प्रेजेंट थी? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम
BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को, आप साइटोक्रोम C ऑक्सीरिडक्टेज भी कह देते हैं, और इसके दौरान फिर से 4H पॉजिटिव आयन की पंपिंग होती है। फाइनली जो साइटोक्रोम C जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक मोबाइल प्रोटीन है, नाउ इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम C1 एंड इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन अप टू द कॉम्प्लेक्स 4 थ्रू कॉम्प्लेक्स 2, बीच में कॉम्प्लेक्स 2 आ जाता है, और जब कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A ने लिए, फिर साइटोक्रोम A3 ने लिए, इसलिए इसको साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कह देते हैं, और इसके दौरान भी 2H पॉजिटिव आयन की पंपिंग होती है, और यहीं पर कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू ही हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी बेटा कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक, दैट वॉल इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन, O2. O2 take these two electron in presence of the H positive ion to form the water, और यहाँ पे वाटर बनता है। उसके बाद फाइनली अब हमारे पास आता है लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स 5। अब आएगा कॉम्प्लेक्स 5 बेटा लास्ट में। कॉम्प्लेक्स जो 5 होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ किस टाइप से होगी? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी कि उसके अंदर एक तो प्रेजेंट होता है, बोलो कौन? देखो ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ये स्टेम बन गई, that is the structure of the complex 5, and complex 5 is also called as ATP synthase। इसको आप ATP synthase भी कहेंगे, it is called as ATP synthase। क्लियर हो गया? इसको ATP synthase कहते हैं। अब जो ATP synthase की जो प्रोसेस चली, इसमें आखिर हुआ क्या? इस प्रोसेस के दौरान और आपने देखा टोटल 10H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हो चुकी है। अब जब ये फाइनल प्रोसेस यहाँ पे चलती है, जब ये फाइनल प्रोसेस अब यहाँ पे चलेगी तो उसके दौरान होगा क्या? द टोटल 4H पॉजिटिव आयन आउट ऑफ द 10 द 4H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट होगी। देखो ऐसे थ्रू स्टेम एटीपी सिंथेसिस के थ्रू टुवर्ड्स द अदर साइड। देखो 4H पॉजिटिव आयन आपके आ गए, और इसके दौरान जो एनर्जी अब निकली, अब होगा क्या? यहाँ पे जो ADP है, ADP इट विल टेक द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड गेट कन्वर्टेड टू गिव द ATP। 1 मोल ऑफ ATP का सिंथेसिस हुआ, 1 मोल ऑफ ATP का। अब ध्यान दें बाहर की तरफ कितने H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी? 10। मींस अगर 4H पॉजिटिव आयन वापस अंदर की तरफ आते हैं तो 1 मोल ऑफ ATP बना, तो जब 10 आएंगे तो कितने होंगे? तो जब 10H पॉजिटिव आयन की पंपिंग होगी तो उसके दौरान बनेंगे 2.5 ATP, और इसी को हम नियरली इक्वल टू लिख देते हैं 3 ATP, और इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो 1 मोल ऑफ NADH था उससे टोटल 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और जो लास्ट स्टेप थी ATP सिंथेज वाली, दैट इज कॉल्ड एज केमिओस्मोसिस। लास्ट स्टेप देखो बेटा, ये जो लास्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज केमिओस्मोसिस। पहले जो 4 कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू विच द ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है। तो आपने क्या देखा? इट इज ए मेटाबॉलिक पाथवे। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे था थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर is called as the electron transport chain और the electron transport system। आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप इसको कह देंगे। तो बेटा आपसे अगर ये पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप क्या कहेंगे? द मेटाबॉलिक पाथवे through which the transference of the electron takes place from the one carrier to the another carrier, means through these 4 complexes, complex 1 to complex 4, these all are the electron carrier, is called as the electron transport chain or the electron transport system। और आपसे ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कहां पे, तो आप जवाब क्या देंगे बेटा? इट टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
आपसे ये पूछा जाए विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो आप क्या कहेंगे? द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द, बोलो कौन? दैट इज द ऑक्सीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। कोई आपसे ये पूछ ले यहाँ पे कि जो ये फाइनल रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो चली है, फाइनल जो स्टेप्स थी, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसकी फॉर्म में रिलीज हुई? फाइनली एटीपी की फॉर्म में रिलीज हुई। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए हैं? यहाँ पे कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे देयर आर टू कंपाउंड्स, वन इज द NaDH एंड अदर वन इज द FADH2। दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन का फिर ट्रांसफरेंस होता है। दीज इलेक्ट्रॉन गेट पासेस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो चेन थी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनली जब एटीपी की सिंथेसिस हुई वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हुआ? दैट इज द एटीपी सिंथेज, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? टोटल 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द 1 मोल ऑफ NaDH। और FADH2 से कितने प्रोड्यूस होंगे? 2 मोल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बेटा यहां से हम पूछ ले कि मान लो हम आपको ये कह दें कि बेटा मान लो लास्ट में अगर ये ऑक्सीजन ना होती, इफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, आपने देखा ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? दैट इज ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही ना होती तो क्या होता भाई? ऑक्सीजन अगर ना होती तो इन इलेक्ट्रॉन को जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो मींस जब फाइनल एंड स्टेज वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी कंप्लीट नहीं बनती। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट नहीं होगी तो अगली जो स्टेप है दैट इज विच टेक्स प्लेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दैट इज द, बोलो कौन सी? केमी ऑस्मोसिस। वो प्रोसेस नहीं चलती, वो प्रोसेस नहीं चलती तो फिर आपके एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। जो आपका एटीपी सिंथेज है जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है उसके अंदर आपने क्या देखा, क्या क्या होता है उसके अंदर? एक तो हेड पीस होता है दैट इज देखो F1, जिसे F1 कहते हैं। एक इसके अंदर F0 होती है, देखो ये F0 नाम है इसका, F1 एंड द F0। ये कोई और नहीं, ये भी प्रोटीन्स ही है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और उसमें जो इंडल्ज रहती हैं दीज ऑल आर प्रोटीन्स। ये सारी की सारी आपकी प्रोटीन्स ही हैं। आगे बेटा बात समझ में यहां तक आपको? बोलो बेटा। Yes, sir. तो एग्जाम में ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन